हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने जा रही है। दोपहर करीब 2:15 बजे इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी। आज कोर्ट में पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों के बयान दर्ज होंगे। परिवार के सदस्य सुबह ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा और पुलिस एस्कॉर्ट में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 6 गाड़ियों में पुलिस वाले हैं। एसडीएम और सीओ भी उनके साथ जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विवादों में घिरे हाथरस के डीएम और नए एसपी विनीत जायसवाल को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहना है। हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट। तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहां मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की यात्रा के इंतजाम करने के आदेश दिए थे। अदालत ने एसीएस होम, यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया है। एसपी को कोर्ट में इस मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है। बयानबाजी, दावे, प्रतिवादे और कई सनसनीखेज थियरी के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को अपने हाथ में ले लिया है। इस घटना को 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये सवाल अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ है कि हाथरस की बेटी को किसने मारा। पहले हाथरस पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई ने इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। सीबीआई ने यूपी पुलिस की एफआईआर के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज कर पीड़िता के गांव पहुंची। अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि आपराधिक मामलों की जांच में निपुण सीबीआई ऐसे तथ्य, गवाह और सबूत लेकर आएगी जिससे इस मामले में सब कुछ साफ हो जाएगा। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी मिलते ही केंद्रीय एजेंसी ने जांच का जिम्मा संभाल लिया। पीड़ित परिवार की शंकाओं के बीच सीबीआई की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हाथरस कांड के जरिए दंगे फैलाने तक के आरोप सामने आ रहे हैं। इस मामले में कथित तौर पर पीएफआई की भूमिका सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि पीएफआई के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। काम आसान नहीं है, लेकिन देश की सबसे पेशेवर जांच एजेंसी इस केस के तह तक पहुंचेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। हाथरस कांड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि योगी सरकार दलितों को इंसान नहीं मानती, इसीलिए सूबे में लगातार दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। एसपी नेता सुनील साजन ने कहा कि हाथरस कांड में भले ही सीबीआई को जांच का जिम्मा दे दिया गया हो, मगर जिले के जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं वो अभी भी जिले में तैनात हैं। ऐसे में सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है या संभव है कि सबूत पहले ही मिटा दिए गए हों। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लापता लड़की की लाश बरामद हुई है। नाबालिग लड़की का शव कल गन्ने के खेत में मिला। घर वालों ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन 3 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करौली में पुजारी की हुई हत्या कांड की जांच अब सीबीसीआईडी करेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसका आदेश दे दिया है। कल ही राज्य सरकार ने यह फैसला किया। उधर पुलिस ने मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। कल जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा उसका नाम दिलखुश मीणा है। जांच पड़ताल के बीच करौली की घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़े को समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि करौली की वारदात पर राजस्थान पुलिस ने फौरन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार को भी चाहिए कि वो गोंडा में पुजारी को गोली मारने की घटना में फौरन कार्रवाई करे। लखनऊ में बीती रात ईदगाह ऐशबाग के करीब जबरदस्त आग लग गई। इस घटना में कई झुग्गियां चपेट में आ गईं। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। बताया जा रहा है कि वहां रखे गैस सिलेंडर में धमाका भी हुआ। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं।
देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 पंचायत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद वैसे लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया कराया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब आपकी संपत्ति पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज हो गया। बिहार में गया के गांधी मैदान में हुई चुनावी जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि लालू राज में सब चला गया। डाक बंगला चौराहे पर शाम को खड़ा होना मुश्किल था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं कहा कि बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच आ रही है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति बन गई है। बीजेपी ने पहले चरण में प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 30 नेताओं के नाम हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 2 जारी किया। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 1 जारी किया था, जिसमें अगले 5 साल में बिहार में जो विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसका लेखा जोखा था। सात निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को दी है। इसके अंतर्गत पिछले 5 साल से युवाओं के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उसको अगले 5 साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मसलन उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अलावा नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को वर्चुअल रैली करेंगे। बिहार के सासाराम में एलजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलजेपी प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया ने यहां प्रचार किया और नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि बीजेपी का कमल लूटकर जेडीयू अपनी तीर बना रहा है, मगर जेडीयू को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मोतिहारी में आरजेडी विधायक का टिकट कटने के बाद समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। यहां आरजेडी के समर्थकों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा सीतामढ़ी में भी टिकट कटने को लेकर खेमेबाजी और घमासान की तस्वीरें सामने आईं, मगर ये घमासान बीजेपी समर्थकों ने किया। यहीं बीजेपी उम्मीदवार बदलने को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। यूपी के देवरिया में उपचुनाव का टिकट न मिलने से नाराज पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक पर गुलदस्ता दे मारा, जिसके बाद बवाल मच गया। सचिन नायक को गुलदस्ता चलाकर मारे जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बाद 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस ने देवरिया विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए मुकुंद भास्कर को उम्मीदवार बनाया है। सचिन नायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और उनके पास यूपी का प्रभार भी है। सचिन नायक देवरिया में कैंप कर लगातार चुनाव की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। बता दें कि देवरिया विधानसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। छह राज्यों की 56 सीटों के लिए उपचुनाव नवंबर में होंगे। 10 नवंबर को वोटिंग के परिणाम आएंगे, इसीलिए उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। 5 राज्यों के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। उधर गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए
5 पूर्व विधायकों को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में करीब 11,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 309 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुणे सिटी में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। 24 घंटे में यहां 630 नए मरीज दर्ज हुए। महाराष्ट्र में कुल कोरोना केस 15,30,000 के करीब हैं, जबकि राज्य की रिकवरी रेट 83% के आसपास है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की दर में हल्की गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में राजधानी में 2,780 नए मामले सामने आए, जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल मामले 3,10,000 के करीब हैं, जबकि अब तक कुल 5,700 से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। दिल्ली की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और ये दोबारा बढ़कर 91% से ज्यादा हो गई है। दक्षिण भारत में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केरल में 24 घंटे में करीब 9,500 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,000 के पार पहुंच गई है। कर्नाटक में भी 24 घंटे में करीब 9,500 मामले सामने आए, जबकि 75 मरीजों की मौत हो गई। विदिशा में कोरोना ड्यूटी में लगाए गए अस्थायी नर्सिंग स्टाफ को हटाने पर बवाल छिड़ गया है। नौकरी के मुद्दे पर नर्सिंग स्टाफ सीएमएचओ दफ्तर में धरने पर बैठ गया। इस दौरान किसी स्टाफ नर्स ने सीएमएचओ को फोन लगाया तो अधिकारी ने बदतमीजी के साथ इसका जवाब दिया। इस पर बात और बिगड़ गई। फोन कॉल का ऑडियो वायरल होने पर सीएमएचओ अब सफाई दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा में पराली जलाना शुरू हो गया है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर का दम घुटना भी शुरू हो गया है। रविवार को दिल्ली का AQI स्तर 260 से भी ज्यादा पहुंच गया, जो बहुत खराब की कैटेगरी में है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में राजधानी में प्रदूषण और तेजी से बढ़ेगा। कोरोना महामारी के बीच ऐसे हालात उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हैं जो पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने पर रोक के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं हैं। मोहाली के खेतों में किसानों ने दिन दहाड़े आग लगा दी। अमृतसर में भी किसानों ने पराली जलाने से तौबा नहीं की है। किसानों का कहना है कि उनके पास खेती के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। उधर बरनाला में पराली नहीं जलाने की नसीहत देने वाले सरकारी होर्डिंग पर किसान भड़क गए और इस पर कालिख पोत कर अपना गुस्सा जताया। उधर यूपी के शामली में भी रोक के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। एक किसान पर एसडीएम ने 2,500 रुपए का जुर्माना ठोका है। बिहार के नालंदा के सर्वोदय नगर में पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जमीन और मकान हथियाने के लिए बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फतेहाबाद के एक दुकान में नाबालिग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों नाबालिग दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गए। वीडियो में एक लड़का बैग चोरी करता नजर आ रहा है। दुकान मालिक ने पुलिस को 45,000 चोरी होने की बात बताई है। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने एक ट्रक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का ट्रक भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी यामीन बदायूं का रहने वाला है। आरोपी यामीन बीती 10 अक्टूबर को सीमेंट कंपनी के बाहर से ट्रक लेकर फरार हो गया था। बिहार के रक्सौल में नारकोटिक्स ब्यूरो ने 20 करोड़ रुपए के चरस को पकड़ा है। तस्कर चरस की खेप को नेपाल के रास्ते बिहार लाए थे। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में चरस की खेप का इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए किया जाना था। बेगूसराय में पटना एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 8 पिस्टल, 16 मैगजीन और 1,09,000 रुपए बरामद हुए हैं। हथियार तस्कर मुंगेर से हथियार बेचने बेगूसराय पहुंचे थे, लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के हमीरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मकान का किराया न दे पाने पर मकान मालिक ने अपने बेटे और घर की महिलाओं के साथ मिलकर महिला किराएदार की बुरी तरह पिटाई की। महिला को पेड़ से बांधकर मारा गया और फिर उसके सामान को कमरे से निकालकर फेंक दिया गया। महिला की पति की मौत हो गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीतापुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस भी गया है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर शौचालय निर्माण के दौरान सरिया डाल रहे थे और इसी दौरान हाई टेंशन के संपर्क में आ गए। वैशाली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मामूली झगड़े में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्या के बाद मृतक का पति कुल्हाड़ी के साथ थाने पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके से 7 साल की बच्ची ने भागकर अपनी जान बचाई। लीबिया से राहत भरी खबर आई है। वहां अगवा सभी 7 भारतीयों को पुलिस ने रिहा करा लिया है। कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी में काम करने वाले सभी 7 लोगों का पिछले महीने उस वक्त अपहरण किया गया था जब वो सभी त्रिपोली एयरपोर्ट जा रहे थे। जिन लोगों को अगवा किया गया था वो सभी यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी रिहाई के लिए लीबिया में भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में थे।